गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में क्विनोलिन की। ठीक है, क्विनोलिन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं लास्ट में अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे आइसोक्विनोलिन की। देखिए किस प्रकार होती है आइसोक्विनोलिन की संरचना। इसमें भी एक बेंजीन रिंग पाई जाती है और हेटेरो एटम के रूप में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, क्विनोलिन में नाइट्रोजन जो है वो पहली पोजीशन पर पाया जाता था, लेकिन आइसोक्विनोलिन में कौन सी पोजीशन पर पाया जाएगा, दूसरी पोजीशन पर। ठीक है, यदि दूसरी पोजीशन पर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन एटम पाया जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोक्विनोलिन बोलेंगे। इसकी नंबरिंग किस प्रकार करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करनी है। हेटेरो एटम को सबसे कम नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो फ्यूज्ड कार्बन एटम हैं जो दोनों रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपन सबसे लास्ट में नंबरिंग देते हैं। इसको 9 दे दिया और इसको 10। बात समझ में आ गई ना। ये किसकी स्ट्रक्चर है, आइसोक्विनोलिन की। इसका हर एटम sp2 हाइब्रिड होता है, एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने 6 और ये वाले 4, 6 और 4 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं। यानी यह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की क्या करता है, पालना करता है। तो अपन बोलेंगे जो आइसोक्विनोलिन है वो कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे इसकी एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो एग्ज़ाम में आती है। अपन ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए वो चीज़ें ज़रूर समेट के चलेंगे जो अपन के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विस्लर नेपी अराल्स्की अभिक्रिया। नेपी अराल्स्की अभिक्रिया एक इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इसको अपन को देखना है। देखिए अपन वो मैटर तैयार कर रहे हैं जिससे छोटे क्वेश्चन सभी अपन के अटेंड हो जाएं, और जो सेकंड पार्ट आता है बी पार्ट, जिसमें अपन को 2 में से 1 क्वेश्चन करने होते हैं, अपन ने मैटर इतना कर लिया है कि अपन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी पार्ट के भी अपन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट अपना जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है, आइसोक्विनोलिन, जिसकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कौन सी है, विस्लर नेपी अराल्स्की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए ये है फिनाइल रिंग, ये इथाइल और ये क्या है, एमीन। देखिए एमीन की अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर कौन है, फिनाइल, तो अपन बोलेंगे बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। ठीक है, यदि इसकी अभिक्रिया सबसे पहले मैं करा दूं किसके साथ, RC+Cl असाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, ये एमाइड में चेंज हो जाएगा, NH+C+R। यदि इसकी अभिक्रिया अपन करा दें POCl3 के साथ, किसके साथ, POCl3 के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, POCl3 के साथ जब अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं और 1 एल्काइल 1 2 3 4 1 एल्काइल 3 4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, 1 एल्काइल 3 4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। यदि
ये डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया PD और C के साथ करा दे। देखिए हमेशा याद रखना, यदि पैलेडियम के साथ कार्बन की उपस्थिति में यदि किसी भी कंपाउंड की अभिक्रिया करानी है और वहाँ पर पॉसिबिलिटी है एरोमेटिसिटी की, यानी इसके एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट होना किसके द्वारा, डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, यानी हाइड्रोजन के बाहर निकलने के द्वारा। तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, आइसोक्विनोलिन। किसका निर्माण होता है, 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है, सबसे पहले बीटा फिनाइल एथाइल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। एसाइल क्लोराइड इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइड में। ठीक है, और जो अमाइड है यदि उसकी अभिक्रिया अपन POCl3 के साथ करा दें तो वह किसका निर्माण करता है, 3,4 देखिए बीटा फिनाइल एथाइल एमीन की अभिक्रिया जब अपन एल्काइल एसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एमाइड का निर्माण होता है। इस एमाइड की अभिक्रिया POCl3 के साथ कराएंगे तो 1 अल्काइल 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है, जो PD और C का मतलब क्या है, कार्बन। ठीक है, पैलेडियम की प्रेजेंस में चारकोल कार्बन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर देते हैं, तो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और किसका निर्माण होगा, 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शंस है। अब अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि यह किस प्रकार की मैकेनिज्म फॉलो करता है, किस प्रकार रिएक्शंस होती है। देखिए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म की बात करेंगे, सबसे पहले NH2, क्या नाम है इसका, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। इसकी अभिक्रिया कराते हैं RC++OCl के साथ। इस नाइट्रोजन पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अटैक करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आ गया NH, यहाँ से H बाहर निकल जाता है, यहाँ से Cl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल जाता है, C++O और इससे कौन जुड़ा हुआ है, R। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा, इसकी अभिक्रिया कराते हैं POCl3 के साथ। किसके साथ, POCl3 के साथ। देखिए किस प्रकार अभिक्रिया होती है, ये नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस पर अटैक करते हैं और जैसे ही अटैक करेंगे क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर हो गया NH डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है R, एक तरफ O से कौन जुड़ा हुआ है, P, डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, N पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अगली स्थिति में देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, NH, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन, इस पर ROPOCl2। ठीक है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं P डबल बॉन्ड O Cl Cl। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बेंजीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देता है। देखिए क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर NH, यहाँ पर कार्बन, और ये इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगली स्थिति में क्या होगा, वापस एरोमेटिसिटी जनरेट होती है, H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। देखिए इससे R जुड़ा हुआ है, इससे O P डबल बॉन्ड O Cl Cl। ठीक है, वापस एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाती है। देखिए किस प्रकार, ये कार्बन, यहाँ से NH, ये R, ये O, ये P, इससे 2 Cl जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड O। ये स्थिति यहाँ पर बन गई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। अगली स्थिति में क्या होता है, देखिए अगली स्थिति में क्या होता है, ये क्लोरीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है। किसको देगा, हाइड्रोजन को। जैसे हाइड्रोजन को देगा, ये बॉन्ड किसके बीच में बन जाता है, N और कार्बन के बीच में। जैसे कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड किसके पास रहता है, फास्फोरस के पास। देखिए क्या बनेगा अगली स्थिति में, ये रिंग, यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इससे R जुड़ा हुआ है और क्या बाहर निकल गया, देखिए P डबल बॉन्ड O Cl, ये बाहर निकल गया। ठीक है, आगे अपन क्या करते हैं, ये क्या बना है, देखिए 1 अल्काइल 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। क्या बना है, 1 अल्काइल 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, जिसकी यदि एरोमेटिसिटी जनरेट करवानी है तो इसकी अभिक्रिया करा दो PDC के साथ। तो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और यह किसका निर्माण करेगा, आइसोक्विनोलिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आइसोक्विनोलिन का निर्माण करता है। ये अल्काइल ग्रुप एज इट इज। ठीक है, किसका नाम होगा इसका, आइसोक्विनोलिन का, 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। क्या नाम होगा, 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई ना, किस प्रकार ये मैकेनिज्म आगे बढ़ी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाई है। ये किसकी मैकेनिज्म है, विस्लर नेपी अरलास्की अभिक्रिया। ठीक है, आगे अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं इसकी। देखिए किस प्रकार, आपको पता है कि जैसे क्विनोलिन 2 प्रकार की रिएक्शंस देता है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसी प्रकार जो आइसोक्विनोलिन है वह भी कौन सी रिएक्शंस देगा, दोनों प्रकार की रिएक्शन देता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शन की, और केमिकल रिएक्शंस में भी बात करेंगे किसकी, पहली बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पहली बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, क्विनोलिन की। देखिए सबको एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे, क्विनोलिन की जितनी भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि क्विनोलिन पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पर जुड़ेगा। यदि अपन रिंग की बात करें तो देखिए ये रिंग भी प्रीडीन के जैसी है,
यानी ये भी प्रीडीन रिंग है और ये वाली कौन सी रिंग है, बेंजीन। आपको पता है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है किससे, प्रीडीन से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। और कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, जैसे क्विनोलिन में करता है 5th पोजीशन और 8th पोजीशन, यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखिए अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ अपन ये रिएक्शन देखते हैं। यदि अपन बात करें नाइट्रीकरण की तो इसकी अभिक्रिया करा दो HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा। कौन सी पोजीशन पर, आपको पता है। अब आप बहुत होशियार हो चुके हो, आप नाइट्रीकरण कर सकते हो। आपको पता है सर बेंजीन रिंग पर होगा और उसकी भी 5th और 8th पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। इसका नाम क्या होगा, 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। यदि मैं इसका सल्फोनेशन कराऊं, सल्फोनीकरण, तो इसकी अभिक्रिया कर दूं फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। ठीक है, सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फिफ्थ पोजीशन और 8th पोजीशन पर क्या हो जाता है, सल्फोनाइजेशन हो जाता है। जो सल्फोनिक एसिड है वो ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। अब देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, यदि इसका अपन क्या कराएं, ब्रोमिनेशन कराएं, Br2 के साथ अभिक्रिया कराएं, तो ब्रोमिनेशन 5th और 8th पोजीशन पर ना होकर, कौन सी पोजीशन, 5th और 8th पोजीशन पर ब्रोमिनेशन ना होकर इसकी 4 पोजीशन पर क्या हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, 4th पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाता है। ये इसकी कौन सी रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, किसकी, आइसोक्विनोलिन की। ठीक है, आइसोक्विनोलिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको देखना है कि कौन सी पोजीशन पर होगा। तो देखिए ये आइसोक्विनोलिन है, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो है 1 पोजीशन पर होता है। कौन सी पोजीशन पर होगा, 1 पोजीशन पर। अब अलग अलग न्यूक्लियोफाइल ले लो और उसका क्या करा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो। जैसे यदि मैं बात करूँ चिची-बेबिन रिएक्शन की, किसकी, चिची-बेबिन रिएक्शन। आपको पता है कि जब अपन चिची-बेबिन रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडामाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, सोडामाइड के साथ कराते हैं, जिसमें NH2 नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है। कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, 1 पोजीशन पर जुड़ता है। कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, 1 पोजीशन पर कौन जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। नाम क्या होगा, 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन। क्या नाम होगा, 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन। यदि इसकी अभिक्रिया मैं KOH के साथ करा दूं तो देखिए यहाँ पर जो OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, 1 पोजीशन पर। सब एक जैसा है। ठीक है, OH। नाम क्या होगा, 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन। यदि मैं इसका एल्काइलेशन कराऊं तो देखिए यदि इसकी अभिक्रिया एल्काइलेशन कराएंगे तो किसके साथ करा दूं, RMgX के साथ करा दूं। यहाँ पर R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाएगा,
1 पोजीशन पर जुड़ जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 अल्काइल आइसोक्विनोलिन। ये क्या है? इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसकी? आइसोक्विनोलिन की। बात समझ में आई क्या? देखिए, अपन ने आइसोक्विनोलिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली, और जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अपन ने आइसोक्विनोलिन की पढ़ ली। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर जोड़ेंगे? यहाँ पर 8th पोजीशन और 5th पोजीशन पे अपन को इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, और न्यूक्लियोफाइल को अपन कहाँ पर जोड़ेंगे? 1 पोजीशन पर अपन किसको जोड़ेंगे? न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपन को याद रखना है। अब अपन आगे और केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। किसकी? आइसोक्विनोलिन की। ठीक है, आइसोक्विनोलिन की अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए किस प्रकार। पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये अपना आइसोक्विनोलिन है। यदि आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यदि आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन अपन किसके साथ करें? KMnO4 के साथ करें, तो देखिए क्या बनता है। एक तो बनता है थैलिक एसिड। क्या बनेगा? थैलिक एसिड। ठीक है, एक बन जाता है, देखिए ये वाला एसिड। क्या नाम होगा इसका? सिनको मीरोनिक एसिड। क्या नाम है? सिनको मीरोनिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, सिनको मीरोनिक एसिड। देखिए COOH की प्रेजेंस क्या बता रही है? इनकी लिंकिंग बता रही है कि ये दोनों रिंग कौन सी जगह से फ्यूज्ड है। ठीक है, यदि दोनों तरफ से COH हटा दूं, मैं COOH बता दूं, तो अपन इनकी फ्यूज्ड बता सकते हैं। ठीक है, अगली देखिए, यदि इसके अपन परबेंजोइक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएं। किसके साथ? परबेंजोइक एसिड। क्या होता है आपको पता है? देखिए ये किसका फॉर्मूला है? परबेंजोइक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन करेगा और यहाँ पर एन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एन ऑक्साइड। जैसे क्विनोलिन में बन रहा था वैसे ही यहाँ पर बनेगा एन ऑक्साइड। ऐसे लिख सकते हैं क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एन ऑक्साइड। किसका निर्माण होता है? आइसोक्विनोलिन एन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ये इसका क्या है? ऑक्सीडेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब इसकी अभिक्रिया अपन KMnO4 के साथ कराते हैं तो KMnO4 के साथ क्या होगा? एक तो थैलिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? थैलिक एसिड का। और एक किसका निर्माण होता है? सिनको मीरोनिक एसिड का। ठीक है, जो क्या बताता है कि दोनों COOH की उपस्थिति की जो रिंग है वो कौन सी पोजीशन से फ्यूज्ड है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसकी रिडक्शन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान से इनको पढ़ना है। अब अपन ऑक्सीडेशन की बात हो गई, लास्ट अपना आइसोक्विनोलिन है, उसकी अपन पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का आपको पता है क्या? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए रिडक्शन पढ़ते हैं आइसोक्विनोलिन का। ये आइसोक्विनोलिन है, इसका अपन क्या पढ़ रहे हैं? रिडक्शन। पहला रिडक्शन पढ़ते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। यानी लिक्विड अमोनिया में सोडियम धातु के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। देखिए क्या बनेगा?
1,2-डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। यानी पहली और दूसरी पोजीशन पर क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाती हैं। किसका निर्माण होगा, 1,2-डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। यदि अपन आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया SN+HCl स्टीफन रिडक्शन करा देते हैं, क्या नाम है इसका, स्टीफन रिडक्शन, तो जो प्रिडीन रिंग है वह पूरी क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। और किसका निर्माण होगा, देखिए टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का। किसका निर्माण होगा, टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। और यदि इसका रिडक्शन अपन लास्ट देखिए, इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, यदि रिडक्शन करा दे किसके साथ, प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दे, तो जितना भी अनसैचुरेशन है आइसोक्विनोलिन में वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा, डेकाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेकाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। यानी जितना भी इसमें अनसैचुरेशन था वो पूरा खत्म हो जाता है। ये क्या है, इसका रिडक्शन है। वापस देख लीजिए, आइसोक्विनोलिन की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं तो 1,2-डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। यदि इसकी अभिक्रिया SN+HCl के साथ कराते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलेंगे, स्टीफन रिडक्शन बोलेंगे। तो जो प्रिडीन रिंग है उसका सैचुरेशन खत्म हो जाता है, टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण होता है। यदि अपन किसके साथ करा दें, PT और 4S2 के साथ, यानी इसका प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण कराएं, ठीक है, तो किसका निर्माण होगा कि जितना भी अनसैचुरेशन है आइसोक्विनोलिन में वो खत्म हो जाता है। और किसका निर्माण होगा, डेकाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए आइसोक्विनोलिन में मैं आपको लास्ट में यहाँ पर अपनी ये जो यूनिट है वो ख़त्म होती है। यूनिट ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ कंपाउंड बता रहा हूँ जिनमें आपको जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार याद करेंगे, एक बार देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन। उसके बाद पढ़ा है 6 मेंबर्ड में प्रिडीन। उसके बाद अपन ने पढ़ा है इंडोल, जो फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा है आइसोक्विनोलिन, और उसके पास क्विनोलिन। ठीक है, इन सभी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। देखिए, जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनकी जो अल्फ़ा पोजीशन है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रेफर्ड होती है। सभी की अल्फ़ा पोजीशन पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जितने भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनकी अल्फ़ा पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होती है, प्रेफर्ड होती है। यदि अपन किसकी बात करें, प्रिडीन की बात करें, तो उसकी बीटा पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रेफर्ड है, जबकि उसकी अल्फ़ा और गामा जो पोजीशन है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए प्रेफर्ड है। ठीक है, ये आपको इसमें बनाना है। यदि अपन किसकी बात करें, इंडोल की बात करें, तो इंडोल में जो बीटा पोजीशन है वह इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रेफर्ड होती है। क्विनोलिन में बात करें तो 5 और 8 जो पोजीशन है वह इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रेफर्ड होती है, जबकि 2 और 4 पोजीशन न्यूक्लियोफाइल के लिए प्रेफर्ड होती है। आइसोक्विनोलिन में न्यूक्लियोफाइल के लिए प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी है, 1 है, जबकि 5 और 8 जो पोजीशन है वह इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है, प्रेफर्ड पोजीशन है। तो अपन को ये चीज़ याद में रखनी है। यदि एग्ज़ाम में ऐसा रिएजेंट आ जाए जिसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ नहीं है तो अपन इस अटैकिंग
जो सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए उस रिएक्शंस को कराएंगे, अपनी वो रिएक्शन सही होगी। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो अपने यहाँ पर तीसरी यूनिट जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।